आज सोच रहे हैं इवेंट इंटरप्रेट करने के बारे में। बीट्स देखना ध्यान से, ऐसा दो साइड वाला एक यू शेप का रॉड और जो हैंडल से जुड़ा हुआ है, इसके लिए कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। मान लो इसका फ्रीक्वेंसी है F1, 405 हर्ट्ज। अरे राम, ये तो 4000 हो गया। 405 हर्ट्ज। और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है F2 फ्रीक्वेंसी वाला, 410 हर्ट्ज। और यहां पर आप हैं अपने कान को लेकर के खड़े। एक साउंड यहां से आई और एक साउंड यहां से आई। तो जब ये दो साउंड आएगी और एक साथ आपके कानों में पहुंचेगी, ये दोनों साउंड, तो यहां इस पोजीशन को मैं कह देता हूं, मान लो x इक्वल्स टू 0। जब मैं बात करने वाला हूं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये y1 कह देता हूं, ये y2 कह देता हूं। x 0 कर दिया, ये क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई f1t प्लस a साइन 2 पाई f2t। x 0 कर दिए है। जब इनके सुपर इम्पोज होने के बाद जो नया इक्वेशन देख रहा हूं y, इसे मैं लिख सकता हूं साइन सी प्लस साइन डी का कोई फॉर्मूला याद आएगा आपको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि ये याद आ गया हो तो y का वैल्यू हम लिखते हैं 2a cos पाई f1 माइनस f2t इंटू साइन f1 प्लस f2 इंटू पाई t। जब ये रिलेशन आपके सामने आया तो ये जो टुकड़ा है जिसका फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 है, इसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। और ये वाला टुकड़ा है जो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, वो बता रहा है कि ये y सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। सर ये तो अजीब कहानी आप पका रहे हैं। तो जब स्टैंडिंग वेव आप बनाए थे तो वहां एक टुकड़ा x का था, एक टुकड़ा t का, जबकि यहां दोनों टुकड़ा t का है। जबकि यहां दोनों टुकड़ा t का है और आप उस पोजीशन को जहां कान मौजूद है x 0 मान चुके, इसलिए x यहां कहीं दिख नहीं रहा। और चूंकि ये टी वाले दो टुकड़े में एक टुकड़े को आपने एम्पलीट्यूड में डाल दिया कॉस के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम f1 माइनस f2, उसको ले लिया आपने a के साथ और ये कह दिया कि टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। और यदि ये टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी किसके डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा। तो सुनने वाला ये जो इंसान है, इसके कानों में जो साउंड आई होगी उसको ऐसा लग रहा होगा जैसे लाउडनेस साउंड की, मीन्स साउंड की सुपर इम्पोज होने वाले साउंड की इंटेंसिटी समय के साथ बढ़ रहा है और घट रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट।
इस इवेंट को ही कहते हैं बीट्स, कि जब एक जैसे फ्रीक्वेंसी वाले लेकिन थोड़ा सा अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड इकट्ठा होता है तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है, क्या लगता है ऑब्जर्वर को? ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि साउंड का इंटेंसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ और घट रहा है। और यदि टाइम के साथ ऑब्जर्वर का ये फील है कि लाउडनेस बढ़ा और घटा, तो या तो कोई स्पीकर होता, कोई उसके वॉल्यूम वाले नॉब को कम ज्यादा कर रहा होता, लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड आ रही थी आ वही रही है, लेकिन सुपर इम्पोज होने के बाद ऐसा इवेंट बन रहा है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि लाउडनेस टाइम के साथ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। इस इवेंट को कह देते हैं बीट्स। और एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम सुन पा रहा है ये ऑब्जर्वर, वो जो नंबर होगा उसे कह देते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। ये चित्र बनाओ, चित्र की कथा यहां तक ले आओ, फिर मैं पेज चेंज करता हूं। हेडिंग तो दे देना बीट्स। क्या मैं पेज चेंज करूं? 1 मिनट सर। आराम से नोट कर। लिख लिया सर। यस सर, लिख लिया। आपके पास इंफॉर्मेशन है आई 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर और ट्रैवलिंग वेव। या इनसे आपने एक बोरो कर लिया फॉर वेव इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी जो है 2a cos pi f1 माइनस f2 t, इन सब का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल। आई प्रोपोर्शनल हो गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई f1 माइनस f2 t। आई प्रोपोर्शनल हो गया 2a स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ लिखा करते थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 पाई f1 माइनस f2 t। ये आ गया। आई जो है ये मैक्सिमम होगा when cos 2 पाई f1 माइनस f2 t जो है ये 1 हो जाए। और ये 1 कब कब होगा? जब 2 पाई f1 माइनस f2 t जो है ये या तो 0 हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 4 पाई हो जाए, या ऐसे, या t जो है क्या हो देखना, या तो 0 या 1 बाई f1 माइनस f2 या 2 बाई f1 माइनस f2। उसी तरह हो जाएगा 3/6 होने पर f1 माइनस f2। तो आपको दिखने लगा कि किस किस टाइम पे मैक्सिमम होगा ये इंटेंसिटी।
यहां तक पहुंच जाओ कि जो इंटेंसिटी है आपने क्या देखा, वो किसके प्रोपोर्शनल देख लिया, वो प्रोपोर्शनल देख लिया आपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड उठा के लाकर रख दिया 2a cos पाई f1 - f2 × t। फिर आपने उसके स्क्वायर किए, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा लिख दिया, और उसके बाद सोचना शुरू किया कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो 1 तो फिक्स है, 2a स्क्वायर फिक्स है, आगे आ जाओ राइट साइड, cos 2 पाई f1 - f2 t 1 हो जाएगा, -1 नहीं 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी +1 हो जाएगा। 1 कब होगा, तो 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसा कुछ भी। तो आपको मैक्सिमम का टाइम पीरियड पता चल गया। ये जो इंटरवल होगा ना, यहां से यहां 1 - f1 - m2, यहां से यहां का इंटरवल 2 - 1 अपॉन f1 - f2, यहां से यहां का इंटरवल 3 - 2 अपॉन f1 - f2। तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया आई के मैक्सिमम होने की। सिलेक्शन नोट कर। लिख लेना तो बता भी देना। हो गया। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप चेक करो ना, टाइम पीरियड t और इंटेंसिटी becomes maximum और loudness becomes maximum is t equals to 1 by f1 minus f2. Hence, frequency of loudness become maximum. Loudness becomes maximum is 1 by time period f1 minus f2, and this is called beat frequency. F beats equals to f1 minus f2. और ये जो होता है, अधिकतर किताब लिखता है ऑब्जर्व किए जाने के लिए लेस देन 10, और इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि 0.1 सेकेंड चाहिए होता है किसी साउंड को फील करने के लिए, नॉर्मल ह्यूमन एयर का। तो 1 सेकेंड में अधिक से अधिक 10 तरह के अंतर को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो 10 से ज्यादा बार यदि फ्रीक्वेंसी की लाउडनेस बढ़ेगी या घटेगी तो ह्यूमन ईयर की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उसके बढ़ने घटने को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि 1 सेकेंड को ऑब्जर्व करने के लिए 0.1 सेकेंड चाहिए। तो बीट्स ऑब्जर्व किया जा सके, इसके लिए क्या कंडीशन निकल के आता है कि जो दो सोर्स आप लें उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 या उससे कम हो। यहां मैंने कहीं कोई ग्राफ नहीं बनाया है, मैंने दो वेव लिए, कान को मान लिया x0 पे, वहां उनको सुपर इम्पोज करवा दिया, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड देख लिया जिससे मैथमेटिकल एनालिसिस आसान रहे। फिर हमने सुपर पोजिशन के बाद देखा क्या कि y के दो टुकड़े दिख रहे हैं साथ में, y इक्वल्स टू a साइन या a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू साइन पाई f1 प्लस f2। उसमें पहला जो था f1 माइनस f2 वाला टुकड़ा, वो हमने मान लिया टाइम पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। सर एक सेकंड।
यस सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो आपको हमने बताए कि 2 साउंड सोर्स थे, उनके फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होना चाहिए? 10 से कम। और साउंड पहुंचे किसी डिटेक्टर के पास, हमने डिटेक्टर को माना है ह्यूमन ईयर। जब ये एक ही जगह साउंड आएंगे 2, तो हमने उनको सुपर इम्पोज कर दिया। ये मान लिया था x इक्वल्स टू 0 का पोजीशन, तो y1 देख लिया था हमने a साइन ओमेगा 1t, a साइन 2 पाई f1t, और y2 हमने देखा a साइन ओमेगा 2t या a साइन 2 पाई f2t, और बाई सुपर पोजिशन हमने देखा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। a साइन 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2 साइन, ये कॉमन ले लिया, साइन 2 पाई f2t। और साइन c प्लस साइन b का फॉर्मूला था 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अप्लाई कर दो। और ये आ गया ये कॉस पाई f1 माइनस f2t इंटू साइन पाई f1 प्लस f2t। अब इसका यदि मैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करूं तो ये 2 टुकड़े दिख रहे हैं, एक कम फ्रीक्वेंसी वाला है, इसे f1 कह दूं और इसे f2 कह दूं। अरे f तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहा हूं। इनका मैं ग्राफ बनाने की सोच रहा हूं। तो यहां 2 ग्राफ देख सकते हैं। एक a cos f1 माइनस f2 पाई के साथ, और ये t का ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ है साइन पाई f1 माइनस, यहाँ पर पीछे 2 भी आया होगा। सर कॉस 1 से स्टार्ट नहीं होगा। f1 माइनस के बाद ये f1 प्लस t वाला है।
तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगा बहुत ज्यादा। एक का फ्रीक्वेंसी मान लो होता है 3 या 4 हर्ट्ज और दूसरे का दिखेगा 600 या 800 हर्ट्ज। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में जो बीट्स वाला बनता है रिलेशन y, वो क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले जो दिखेगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे डाटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, घटता है और घटने के बाद फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर घटता है। ऐसे ये टी के साथ दिखने लगता है y का ग्राफ। हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि नेट एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है घटा, फिर घटा हुआ है बढ़ा हुआ है घटेगा, घटा हुआ है बढ़ेगा। तो 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई देगा, उस नंबर को कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, f1 माइनस f2 से। तो किनारे वाला चाहे तो ग्राफ बना ले, सारी इक्वेशन लिखना चाहे तो सारी इक्वेशन लिख ले। फिर से एक बार, और कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लगे तो लिखने के बाद मुझसे पूछें भी। सर एक बार 2 बार लास्ट क्यों वाला लिख रहे हो? ग्राफ। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? तो 2 क्या 3 बार में भी नहीं पसंद आता बच्चों को, तो 2 बार तो मेरा बनता है लिखना। हाँ बोलिए। सर लास्ट वाले ग्राफ में क्या बताया था? y क्या था आपके पास, y1 प्लस y2 से आया हुआ फाइनल रिजल्ट पढ़िए। यस सर। क्या लिखा हुआ है, 2a cos pi f1 माइनस f2t इंटू साइन f1 प्लस f2t पाई, यही ना? यस सर। उसका चित्र कैसे बनाएंगे आप, कोई लॉजिक आप बताइए। यदि आप कहते हैं y इक्वल्स टू जी इंटू एच, तो पहला ग्राफ g का है, g और t का है, और दूसरा ग्राफ h और t का है, और ये आखिरी ग्राफ y g इंटू h का है। बहुत खुश हूँ कि मैं पहले का प्रोफेशन छोड़। आपने क्या किया है, यस सर आगे सर। g का ग्राफ बनाया है, h का ग्राफ बनाया है, फिर उनके प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, एक एक पॉइंट के डाटा को लेकर के। तो ये जो y बनेगा ना, किसी खास पोजीशन पे जो ऑब्जर्वर होगा, उस ऑब्जर्वर ने जो डिटेक्ट किया है वेव फॉर्म, उसका ग्राफ है ये। और उस वेव फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा भी कुछ जगहों पे, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा और घटा। और इस बढ़ने घटने के इवेंट को कहते हैं बीट्स। आपको सुन के ऐसा लगेगा कि लाउडनेस बढ़ गई, फिर घट गई, बढ़ गई, फिर घट गई, जबकि स्पीकर तो कोई है नहीं जिसके कि वॉल्यूम वाले नॉब को बढ़ा घटा रहा हो कोई, लेकिन ऐसा फील आता है। इस इवेंट को आप कहते हैं बीट्स। और 1 सेकेंड में जितनी बार ये मैक्सिमम हमें गिनती में सुनने में आता है, उसे कह देते हैं बीट्स की फ्रीक्वेंसी। ओके सर। जैसे आपके सामने 2 ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ बजाए गए, F1 है 400 हर्ट्ज और F2 है 405 हर्ट्ज, और आपसे कहा गया कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या अकल लगानी है, f बीट्स इक्वल्स टू f1 माइनस f2, 5 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 5 बार मैक्सिमम होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क है f1 600 हर्ट्ज, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है f2 594 हर्ट्ज, और आपसे कहा गया इसके अगल बगल कहीं है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी आपको क्या सुनाई देगी। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, f बीट्स इक्वल्स टू
F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज 6 हर्ट्ज। क्या इस क्वेश्चन पे आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप नंबर कलेक्ट कर लेंगे सही? यस सर। इसे हम लोग फ्री का नंबर कहते हैं, और बच्चे इसे भी छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बीच फ्रीक्वेंसी में लिखना क्या है। ये तो भगवान मालिक सर का है कि इतने जब इजी क्या कहे। क्वेश्चन आते भी हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। इसके पूछने का दूसरा स्टाइल देखो। F1 है 700 हर्ट्ज और आपसे F2 पूछा गया और F बीट्स दे दिया गया है 5 हर्ट्ज। Choose possible value of बीट्स फ्रीक्वेंसी। हाँ, F2, possible values of F2। पहला कह रहा है 705 हर्ट्ज, दूसरा कह रहा है 695 हर्ट्ज, तीसरा कह रहा है 'F2 का वैल्यू 700 हर्ट्ज, चौथा कह रहा है नन। बताइए F2 क्या हो सकता है? सर ए और बी। हाँ, ए और बी दोनों क्यों? दोनों में से कोई भी एक क्यों हो सकता है ऐसा? मॉड्यूलस मॉड्यूलस था। हाँ, डिफरेंस है ना। तो 705 से 700 का डिफरेंस भी 5 आएगा और 695 से भी 700 का डिफरेंस 5 आएगा, और बीच की फ्रीक्वेंसी है 5, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ध्यान से देखिए, आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल कि एक F1 है 800 हर्ट्ज और F2 हम ढूंढ रहे हैं। F बीट्स है 4 हर्ट्ज और इसके एक साइड को फाइलिंग कर देते हैं। फाइलिंग करने का मतलब होता है, आपने कभी नाखून काटा हो अपना, तो आपके नेल कटर के पीछे लाइन लाइन बनी होती है जिससे नाखून को घिसते हैं, जिससे नाखून की शार्पनेस कम हो जाए। तो नेल कटर के उस पार्ट को नेल फाइलर कहते हैं। यदि आप मेकअप के लड़कियों का देखें तो उसमें रहता है एक अलग से नेल फाइलर जो नाखूनों को घिस सकते हैं जिससे। तो ये जो नेल फाइलर टाइप का कोई फाइलर आपके हाथ लग जाए और ट्यूनिंग फॉर्क का एक आर्म हो और उसे आप घिस दें, तो घिसने के बाद इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या उम्मीद करते हो? यदि इसे घिस देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसे याद रखो। ट्यूनिंग फॉर्क का ये जो दो आर्म होता है ना, इनको हिट करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू करता है, इनको हिट करते हैं ये ऑसिलेट करना शुरू करता है। और यदि ये हल्का कर दें घिस के तो इनके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ड्यू टू फाइलिंग ऑफ आर्म। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेस। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब क्या कहा गया
कि F1 जो भी होगा वो बढ़ गया होगा ग्रेटर देन 800, और ये तो वही है F2, और F बीट्स अब लेकिन नया हो गया, और कहा गया F बीट्स becomes 6 hertz. Find F2. आपको यहां ये क्वेश्चन दिया गया, आपको F2 बनाना है, बताना है कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त सोचने का तरीका देखिए। पहले ये चित्र बनाइए, F1 दैट इज 800, F2 हम ढूंढ रहे हैं, F बीट्स क्या है 4 हर्ट्ज, तो F2 क्या हो सकता है 800 4 हर्ट्ज भी हो सकता है, या 796 हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है तो कौन सा चुनेंगे आप, क्योंकि है तो हमें F2 का वैल्यू बताना। तो पिछले केस में तो हमने दोनों ले लिया था, F2 804 भी हो सकता है, 796 भी हो सकता है। तो अब आगे की कहानी सुनिए। जब इसको फाइल करते हैं तो F1 बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा 801। तो यदि F2 804 होता तो बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो जाती, लेकिन आपको बीट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता दिख रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल कौन सा होगा F2 796, F2 का आंसर होगा 796। ऐसा इसलिए क्योंकि घिसने पर F1 बढ़ेगा, और F1 बढ़ेगा तो F1 और F2 का डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब F2 का एक्चुअल वैल्यू उसका नीचे वाला वैल्यू 796। जिनके ये समझ में आया है केवल वो हैंड राइज करिएगा, 2 मिनट, बाकी लोग रेस्ट पे रहिए, रिलैक्स करिए और छपाई करिए, और जिनके ये समझ में आया हो वो हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया। प्रत्युष, कृत्रिम, शोभित, तनिष, सुमित, दिव्यांश, ध्रुव, शुभ्रांशु, आदित्य, और आगे जो है वो टेंशन दिख रहा है थोड़ा सा। सर ये बढ़ेगा क्यों फ्रीक्वेंसी F1? उनको भागने दौड़ने को कहते हैं, और एक दुबला पतला बच्चा है उसे भागने दौड़ने को कहते हैं, और एक सुमो पहलवान है उसको भागने दौड़ने को कहते हैं। किसके भाग दौड़ की ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी? यदि कहते हैं कि दीवार तक जाओ वापस आओ, दीवार तक जाओ वापस आओ, दीवार तक जाओ वापस आओ एक घर में, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सर दुबले पतले पतले वाले, की, तुम्हारी, या फिर वो सुमो पहलवान? सर पतले वाले। तो जब आप रॉड को, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसे घिस देंगे, ट्यूनिंग फॉर्क में एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, उसमें वो एक ऊपर में यू शेप जैसा बना देते हैं, नीचे हैंडल होता है। जब आप यू शेप वाले को एक रबर पैड पे हिट करते हैं तो उनका जो दोनों आर्म है वो ऐसे ऑसिलेट, ये यू शेप का है ना, ऐसे ऑसिलेट करने लगता है, जिससे एयर में वाइब्रेशन आता है, उस साउंड को सुन सकते हैं। जैसे किसी ग्लास को, हम यदि किसी ग्लास को हिट करें तो साउंड जनरेट होगा। साउंड क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट किए, एयर को वाइब्रेट करते हैं और उससे साउंड जनरेट होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म को यदि घिस देंगे तो वो हल्का फुल्का हो जाएगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब कहा जाए फाइल कर दिया, फाइल कर दिया तो क्या याद रखें, ये कंसेप्ट है कि फाइल करके प्रैक्टिकली देख लो, हल्का फुल्का हो जाने पर उनके भाग दौड़ की स्पीड बढ़ जाती है और तेजी से ये हिलने लगते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो क्यों बढ़ जाएगा? अब सेट हो गया दिमाग में, फाइल करने पे क्या होगा? यस सर।
तो बढ़ने के बाद 800 क्या हो जाएगा, 799, 798। 800 से बढ़ा के 801 ले जाओगे, 802 ले जाओगे। तो यदि F2 804 होता तो उनका डिफरेंस क्या हो जाता, कम। लेकिन एक्चुअल में हमें जो नया वाला बीट्स मिला था वो क्या मिला था, याद करो। नया वाला बीट्स जो मिला था वो क्या मिला था, पहले वाले से ज्यादा या कम। अरे ज्यादा। देखो ना यार, 4 से ये ज्यादा है या कम है। पुराना वाला बीट फ्रीक्वेंसी था ज्यादा 4 है। और नया वाला बीट फ्रीक्वेंसी है 6। तो यदि F2 होता ओरिजिनल 804, तो 804 और 801 का डिफरेंस तो 4 से घट के 3 हो जाता, कम हो जाता। कम तो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब F2 रहा होगा 796, 796। अरे छोड़ो महाराज, नहीं समझ में आया तो कोनो शपथ थोड़े न लिए हैं कि फिर नो से सर आ गया। ट्राई मारो, अगला ट्राई मारो, क्या पता शुभ मुहूर्त हो और यही समझ में आ जाए गलती से। F1 है 900 हर्ट्ज और आप देख रहे हैं F2 ढूंढा जा रहा है, बन बन ढूंढा जाए, और F बीट्स दिया हुआ है 3 हर्ट्ज। फिर क्या करते हैं, इसे फाइल कर देते हैं और फिर इसे देखते हैं दोनों को बजाकर। तो अब F बीट्स जो न्यू वाला मिलता है, ये न्यू वाला मिल रहा है 1 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि F2 क्या होगा, फाइंड F2। इतने कहानी को 903। सुनने के बाद तो जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, तो पहले लिख लेना F2 का पॉसिबल वैल्यू। एक तो 903 हो जाएगा हर्ज और दूसरा हो जाएगा 897 हर्ज। इन दोनों में से कोई एक तो होगा। अब ध्यान से देखो, जब आप फाइलिंग करेंगे तो ये F1 हो जाने वाला है नया 901 टाइप, और 901 हो जाएगा तो अंतर जो होगा इनका ये कम हो गया। पहले था 900 और 903 का 3, अब हो गया 903 और 901 का 2, मतलब कम होते जा रहा है। इसका मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, F2। तो F2 का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 903 हर्ज। और यदि समझ में आ जाए तो पार्टी सार्टी कर लो, नहीं समझ में आए तो लोकतंत्र बहुमत के साथ खड़े हो, भीड़ में हो, सीटें थोड़ी कम है, बस इतनी सी बात। अब हाथ उठाओ जिनके समझ में आ गया है, फिर से एक बार। ग्यारह बच्चे हैं जिनके समझ में आया है और 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है, या कान में सुनने में दिक्कत है, या मेरे बताने में दिक्कत है, बहुत सी समस्याएं हैं। उनसे तो यही पूछा जाएगा कि अपने हाथ के उंगलियों को देखो और बताना सबसे बड़ी उंगली कौन है, वही पड़ोसी से पूछेंगे। मुझे क्या पता कौन सी उंगली सबसे बड़ी है, मुझे तो किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया है। क्या क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। चलो, और जिन 11 बच्चों को लगता है ये समझ में आया, उनको अगला भी समझ में आएगा। एक कंसेप्ट पहले नोट कर लो कॉपी पे मेरे साथ साथ, ये नहीं कि सुन रहे हैं, लिखो कंसेप्ट। व्हेन वी पुट सम वैक्स, वैक्स मतलब मोम, मोमबत्ती पिघला के मोम डाल देते हैं, ऑन एनी आर्म ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, its frequency decreases। वैसे सोचो, खूब 1-2 किलो रसगुल्ला खिला दूं और अब भाग दौड़ करूं। अरे भाई, जब वेट बढ़ा दिया तब भाग दौड़ करो, तो काहे का भाग दौड़ करो, स्पीड भाग दौड़ की कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो मैं फिर से लिख रहा हूं कलर बदल के। पहले तो ये कंसेप्ट नोट कर लो और फिर एग्जाम्पल पे आ जाओ। तुम्हारे सामने में F1 है 400 हर्ट्ज और F2 है
ढूंढने का काम हम करेंगे। बीट्स की फ्रीक्वेंसी कहा गया 5 हर्ट्ज। अब आपने क्या किया, पुट सम वैक्स ऑन 1 आर्म। अब ये जो नया ट्यूनिंग फॉर्क बन गया वैक्स के साथ, इसका वेट बढ़ गया। अब एफ बीट्स जो न्यू है वो एफ बीट्स न्यू हो गया है 2 हर्ट्ज। आपको बताना है F2 क्या है, फाइंड F2। तो आप लोग सॉल्व करते वक्त कैसे सोचेंगे वो ध्यान दीजिए। F2 की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 400 में 5 जोड़ोगे तो 405, और F2 की दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है, 395। आप जब वैक्स डालते हो तो वैक्स डालोगे F1 वैक्स के बाद 399, कुछ कम होना शुरू हो गया। तो यदि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 405 होता तो बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, जबकि बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, डिक्रीज। तो निश्चित रूप से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहा होगा F2 का ये 395 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि वैक्स डालने पर 400 से ये 399 हो गया या 398 हो जाता, तो 395 से उनका जो डिफरेंस है वो कम हो जाता। सोचो 399, 398, 397 हो गया। यदि 397 हो गया तो F2 से उसका डिफरेंस 2 हो जाएगा। लेकिन यदि F2 405 होता तो डिफरेंस बढ़ती चली जाती। अभी FB न्यू क्या दिया हुआ है, 2 हर्ट्ज, मतलब कम हो गया वैक्स डालने पर बीट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है F2 का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा 395। एक बार फिर से हैंड राइज करिए, जिनके समझ में आया हो वो स्टूडेंट। वही अब दिख रहा है कि 15 बच्चों को अब समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि आप डायरेक्शन सही है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो बाकी भी समझ जाएंगे जो 4-5 फुट रहेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट रिकॉल करवाता हूं। ऐसा कभी सुराही देखा है? सर देखो, मजाक मत करो, फ्रिज का जमाना है, सुराही उराही कौन देखता है। चल मान लेते हैं नहीं देखा, तो ऐसा नल भी नहीं देखा होगा। तो मान लो ये एक नल है और इस नल से पानी भरा जा रहा है सुराही में। अब सोचो, अब यहां पर यदि हम नल को भरते छोड़ आए और दूर कहीं खड़े हो जाए, दूसरे कमरे में जाकर कहीं खड़े हो गए, हाँ ये अलग बात है कि कान अपनी खुली हुई है, तो बताओ यदि आप दूसरे कमरे में भी होंगे तो क्या सुन करके डिसाइड कर लेंगे जब पानी भरने लगेगा तो जो यहाँ से साउंड जनरेट होता है उसकी कोई खासियत याद है आप लोगों को?
तो अभी नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूं। कभी भी बर्तन को पानी के नल के नीचे भरने के लिए रख कर चले आए हैं, तो आपको आवाज सुनेंगे तो उनके आवाज के फ्रीक्वेंसी कहां से निकल के आएगी? यहां पे है एयर कॉलम, और एयर कॉलम में ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसा बिहेवियर, ऑर्गन पाइप। और यदि यहां पर फ्रीक्वेंसी था तो क्या लिखते थे? V/4L, याद करो। और मुझे ये बताओ कि एयर कॉलम का लेंथ पानी भरने के साथ क्या होता जा रहा है? सर कम। तो यदि एयर कॉलम का लेंथ कम होता जाएगा, एल डिक्रीज होने लगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगा? इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जब होता है, साउंड हैज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि पानी भर गया होगा, बर्तन में पानी भर गया होगा। यहाँ ऑर्गन पाइप का एक कंसेप्ट है कि वो जो सुराही का गर्दन है जिसमें पानी कुछ दूर आ चुका और अब खाली एयर का कॉलम है, तो वो एयर कॉलम ऑर्गन पाइप की तरह सोचो। और ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला याद आया, V/4L। यदि कोई फंडामेंटल है और यह कोई और ओवरटोन है, L डिनोमिनेटर में जरूर होगा, और L डिनोमिनेटर में है तो L के डिक्रीज होने पर F बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दूर में खड़े होकर भी बर्तन में भर गया होगा पानी, ये उसके आवाज को सुनकर आप समझ जाते हो। कितने बच्चे ऐसे हो जो ये साउंड का चेंज होना लाइफ में कभी फील कर चुके हो? वो पहले हाथ उठाए फिर से एक बार, क्योंकि ये केवल फिजिक्स ऐसा नहीं होता कि कॉपी पे लिखा, याद किया और पता ही नहीं कि ये एल बदलने से फ्रीक्वेंसी भी बदलती है। आपको वो फील आती है, आप रियल लाइफ में भी इसे महसूस करते हो। चलिए, बहुत से बच्चे हैं, 13 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसे फील किया, और बाकी बच्चे ने कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाई। तो कोशिश करो घर में कभी बर्तन भर के देखें पानी का, बिना काम के ही पानी भर के आवाज सुन लो, बाथरूम बंद कर दो और भीतर एक बाल्टी भरने की आवाज को सुनो। बाल्टी नहीं तो एक खरीद के ले आना, सुराही टाइप कुछ, उसको भर के उसके आवाज को सुनो, महसूस करो, मजा आएगा। फिजिक्स यहाँ है आपके अगल बगल में कहीं। 14 बच्चे हैं जिन्होंने सुना है, बड़ी अच्छी बात। करेक्शन नोट। यस सर। यदि ये हो गया तो अब मुझे आगे बढ़ते हुए एक देखना है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे IIT 20 सालों में 6 बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा, ये मान के चलो। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करने के लिए क्या व्यवस्था है? वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए क्लास 11th में 2 और एक्सपेरिमेंट हैं जिसको IIT रेयर ही टच करता है, अभी तक ढूंढना पड़ेगा कि कभी एक बार किया। तो क्या करते हैं कि एक ट्यूब में पानी भर देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आइडिया है। अभी सुराही भरने से ये भी समझ में आ जाएगा।
और इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क रख करके उसको ऑसिलेट करके यहां पानी के लेयर को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। यहां पर स्केल एक लगा रहता है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक स्केल। जिसपे मार्किंग की हुई है। होता क्या है कि पानी को जैसे जैसे कम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है, कि अचानक से सुनने वाले को, जो अगल बगल कहीं मौजूद है, तेज साउंड सुनाई देता है। मान लो जैसे ही तेज साउंड सुनाई देता है तो आप रोक देते हो पानी का कम होना। यहां पर L1 लेंथ का एयर कॉलम मिल गया, ये एयर, और ऊपर में कौन है, ऊपर में है ट्यूनिंग फॉर्क। चूंकि ये ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, तो यहाँ एयर भी ऑसिलेट करेगा। तो यदि यहाँ कोई डिटेक्टर है, कान वाला ऑब्जर्वर देख लो, तो एक साउंड यहां से आया, एक साउंड यहां से आया, दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि एक जैसी है तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, 2a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यदि 2a हो गया तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। तो लाउड साउंड यहां सुनाई देता है। और ये जब ऐसा इवेंट होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट इवेंट ऑफ रेजोनेंस। मतलब वो जो एयर कॉलम है उससे जनरेट हुआ, उससे जो जनरेट हुआ होगा, तो यहां ध्यान से देखो, फंडामेंटल के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम अभी अभी समझाया है आपको। डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो ये फंडामेंटल के लिए λ/4 किसके बराबर हो गया, L1 के। लैम्डा कितना हो गया, 4L1। F कितना हो जाएगा वो तो पता है, तो V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, F लैम्डा 4L1 इंटू F। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हो गया। ये आपको पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के चला है। अब यहां एक पॉइंट और देखते हैं कि जब हम पानी फिर से कम करना शुरू कर देते हैं, पाइप में पानी फिर से कम करना शुरू कर देते हैं, तो अचानक से लाउडनेस फिर बढ़ गई। अब आपके मन में यह विचार आया होगा कि लेंथ तो हो गया है L2, एयर वही है, ट्यूनिंग फॉर्क भी वही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसके कानों में जो साउंड आया, एक यहां से एक यहां से, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी, तो ये रेजोनेंस, ये कहलाएगा सेकेंड इवेंट ऑफ रेजोनेंस। आप रोक लो पानी का घटना और सेकेंड इवेंट ऑफ रेजोनेंस एनालाइज करो। तो यहां पर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड तो था ही, बीच में एक पेयर और आ गया, नोड एंटी नोड का। तो डायग्राम जो बन रहा होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, और आप लिखेंगे 3λ/4 इक्वल्स टू L2। लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 4L2/3, और यहां से आप भी इक्वल्स टू ये लैम्डा F फिर ही यूज कर सकते हैं, 4L2/3F। इससे भी फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल जाएगा। कोई एक आप यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता चल जाता है। यहां चेक करिएगा, जब आप बात करते हैं इस जगह रेजोनेंस के अलग अलग इवेंट, तो आपके पास एक डाटा निकल करके आता है फॉर रेजोनेंस।
L1 is to L2 is to L3 is to L4, ये जो आप देख रहे हैं लेंथ, ये हो जाता है 1 is to 3 is to 4 is to 1 is to 3 is to 5 is to, ये ऐसे ऑड मल्टीपल में। सर आप ये कैसे कह रहे हो? तो ध्यान से देखो ना, L1 क्या लिखा था आपने? λ/4। L2 क्या लिखा था? 3 λ/4। L3 क्या लिखेंगे? 5 λ/4। तो जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:3:5 ही तो होगा। लेमडा तो सेम ही है ना, v सेम है, f सेम है, लेमडा भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि v एयर में साउंड का वेलोसिटी, एयर तो बदल नहीं रहा। f ट्यूनिंग फॉर्क का f, रेजोनेंस का मतलब ही होता है एक जैसा फ्रीक्वेंसी होना। तभी सोचो ना, y = a sin ओमेगा t, y = a sin ओमेगा t, ऐसे दो जब आएंगे जुड़ के हो जाएगा 2a sin ओमेगा t, y1 + y2, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लाउड नॉइज सुनाई देगा। यदि एम्पली फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ट्वाइस ए थोड़े ना होगा सुपर इम्पोज होकर इंटेंसिटी। तो यहां हमने क्या देखा, सिंपली पानी का लेवल कम होता जाता है और रेजोनेंस के इवेंट, पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, ऐसे हमें दिखता जाता है। कोई एक इवेंट हमने यूज कर लिया और हमारा काम बन गया। जैसे यहां तक लिख चुके हो तो मैं पेज चेंज करूं। लिख ले तो बताइएगा कि लिख लिया। अरे लिख लिया या नहीं भाई? यस सर लिख लिया। आप एग्जाम्पल देखो, ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्रीक्वेंसी है, छह 680 हर्ट्ज, और ये नीचे एक पाइप जो लिया गया है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, ये है पानी भरा हुआ, टोटल 130 सेंटीमीटर। फाइंड आउट मिनिमम एंड maximum length of air column
so that we observe resonance. आपको एयर कॉलम के लेंथ के बारे में बताना है। Also find total number of possible event of resonance. Possible event of resonance in this tube. नोट करिए क्वेश्चन और आराम से सोचिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, नहीं तो मैं फिर बताता ही हूं। कितने बच्चों से बन गए? हैंड राइज करें। 1 मिनट में फिर से लोअर करूं हैंड। अब हैंड राइज करें जिन लोगों से बन गए। मजाक मत करो सर, इतने जल्दी थोड़े ना बनेगा। देखो ध्यान से। फॉर फर्स्ट इवेंट ऑफ रेजोनेंस lambda by 4
इक्वल्स टू एल। अरे यार, एक गलती तो मैंने भी की, मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं दिया, तब काम बनता। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये देना जरूरी था, 340 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन होना चाहिए था, तो आप तब बड़े आराम से काम कर लेते। और अब देख ही लो, फिर एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा 2 मिनट बाद। λ/4 एल हो जाता फर्स्ट रेजोनेंस के लिए, यहां तक मान लो खाली कर देते, ये L1 हो जाता और आप ऐसे बनता देखते, नोड एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट वाला। और आपको ये लैम्डा पता चल गया 4L, V इक्वल्स टू हो जाता एफ लैम्डा, 340 हो जाता 680 लैम्डा, लैम्डा हो गया 1/2 मीटर, लैम्डा हो गया 640, हाँ 1/2 मीटर, और ये किसके बराबर है 4L1, L1 पता चल गया 1/8 मीटर। और 1/8 मीटर होने का मतलब हो गया 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां तक आप पहुंच गए। हाँ बताइए, यहां तक आप पहुंच गए, ठीक है। और आप यदि बात करते हैं नेक्स्ट कब होगा, ये तो L1 पता चल गया, L1 is to L2 is to L3 is to L4 is to L5। लेंथ का क्या देखा था आपने, 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, सारे ऑड मल्टीपल में होते थे। तो L2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 12.5 सेंटीमीटर। L3 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 12.5 सेंटीमीटर। L4 7 into 12.5, L5 9 into 12.5, L7 L3 4 5 6 11 into 12.5। चेक करना ये ग्रेटर देन 130 हो गया, चेक कर लेना। तो केवल ये सारे पॉसिबल इवेंट हैं, तो कितने इवेंट हो गए, 5 रेजोनेंस इवेंट पॉसिबल। एक आइडिया तो ये हो गया, और कम से कम कितना होगा, ये हो गया 12.5, कम से कम वाला हो गया 12.5, और अधिक से अधिक कितना, ये 9 into 12.5 cm। तो एयर कॉलम मैक्सिमम हो गया 12.5, और एयर कॉलम सॉरी मिनिमम हो गया 12.5, मैक्सिमम हो गया 9 टाइम्स 12.5। लेकिन यदि वाटर कॉलम पूछेगा तो मैक्सिमम लिखेंगे 130 में से मिनिमम एयर कॉलम हटा लेंगे, 130 में से 12.5 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। और यदि मिनिमम वाटर कॉलम पूछेगा रेजोनेंस इवेंट के लिए तो मैक्सिमम एयर कॉलम घटा लेंगे 130 सेंटीमीटर से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर से ट्राई करिए। एक सेकेंड। सर हो गया।
एग्जाम्पल में दे दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। आपको ट्यूब दे दिया गया है, पानी भरी हुई है इसमें ऊपर तक, लेंथ है ट्यूब का 130 सेंटीमीटर। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम when we get resonance। मिनिमम लेंथ वाटर कॉलम का ढूंढो जब हम रेजोनेंस देख सुन पा रहे होंगे। तो एयर कॉलम का मैक्सिमम रेंज ढूंढो। सर वो कैसे ढूंढेंगे? ट्राई करो, सोचो 2 मिनट। तो उम्मीद करूं ये बन गया होगा आप लोगों से। आंसर बताइए। 5 5 सेंटीमीटर। परफेक्ट परफेक्ट 5। सॉल्व करते वक्त देखिए, फर्स्ट इवेंट λ/4 इक्वल्स टू L, दैट इज L1, और लैम्डा इक्वल्स टू लिखते हैं V/F, 1/4 इक्वल्स टू L1, 340/340 1/4 L1। L1 हो गया 1/4 मीटर या 25 सेंटीमीटर। ये मिनिमम एयर कॉलम, मिनिमम एयर कॉलम। आप L2 देखिएगा 3 × 25, L3 देखिएगा
5 into 25, L4 देखिएगा 7 into 25, इट इज ग्रेटर देन 130, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। ये हो गया 110/5 सेंटीमीटर एयर कॉलम। ये मैक्सिमम एयर कॉलम हो गया, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एयर। तो अब आप मिनिमम लेंथ देखना चाहते हैं, तो मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम सोचते हैं, और ये कितना हो गया 130 minus 125, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो स्टूडेंट जिनको ये पसंद आ गया, समझ में आ गया, प्लीज क्विक हैंड राइज करें। आप में से 9 बच्चे हैं कि जिनके ये समझ में आया है। और बजरंगबली का को अगरबत्ती दिखाइए। आईआईटी का एग्जाम जब होगा अप्रैल में अगले साल, इस साल तो नहीं, अगले साल, जो 11th वाले हैं, बजरंगबली ही कुछ करेंगे फिर। अब 12 बच्चे हुए, ठीक है, जय बजरंगबली। अभी का क्लास मैं यहीं तक रख रहा हूं, इससे आगे यहाँ एक छोटा सा आइडिया और ऐड होगा, नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। कल आपका कोई क्लास नहीं है आई थिंक, तो मैं 4 से 5:15, 5:30 से मेरी खुद क्लास रहेगी, तो 4 से 5:15 आई थिंक, या 4 से 5:30, 6:30 से 7:30 में, 6:30 से 7:30 मेरी क्लास होगी। 5 से 6 केवल 1 घंटे, 5 से 6:15 1 घंटे का क्लास रखा हूँ, 1.25 घंटे का। 5 से 6:15 कॉपी पे नोट कर लीजिए। यही एक्सटेंड होगा आगे, यहाँ इंटरफेरेंस बताया जाएगा। इंटरफेरेंस, क्योंकि सुपरपोजिशन में 3 टुकड़े थे, एक था बीट्स, दूसरा था स्टैंडिंग वेव, और तीसरा था इंटरफेरेंस। तो उसकी चर्चा करेंगे अगले टर्न पे, ठीक है। और एससी वर्मा में कम से कम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरफेरेंस पे है। अभी उसे सीखेंगे, लेकिन आईआईटी साउंड में नहीं पूछता इंटरफेरेंस, पूछता है लाइट पे, लाइट वेव में, लेकिन सीखेंगे अभी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो कल का एक एक्स्ट्रा क्लास आपके मैथ्स का खत्म हो गया है, इवनिंग वाले क्लास। अरे बता Yes, दो sir. यार, हाँ या ना कुछ। यस सर, आज शाम को नहीं होगी। कल शाम में आप फ्री हैं ना? इसी टाइम पर? हाँ, मतलब 5 से 6, 5 से 6:15, यस सर। ठीक। तो ठीक है 5 सर। से 6:15 क्लास है फिजिक्स की, यही कंटिन्यू रहेगा। 5 से 6:15 केवल 1.25 घंटे, 5 से 6:15। थैंक यू, ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।